और फेसबुक ग्रुप पर इसे शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं जो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके जो छठा यहाँ पर जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये पहला चैप्टर कहा जा सकता है। यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट यहाँ पर नोट किया हुआ है। तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत और एवं प्रकर्म जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट का, तत्व का, कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, शीशा, लोहा, पारा, एंटीमनी। अगर आप तत्वों की बात करें तो अभी तक 118 तत्व जो हैं उसकी खोज हो चुके हैं और 119वां तत्व पर रिसर्च चल रहे हैं। इन तत्वों को धातु, अधातु और उपधातुओं के रूप में जो हैं वह वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक में इन तत्वों की अगर उपस्थिति या अवस्था को देखें तो यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है। जो पहला स्टेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वह है फ्री अवस्था, मुक्त अवस्था जिसको कहते हैं, यानी वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोना हुए, चांदी हुए, प्लेटिनम हुआ, नाइट्रोजन हुए, अक्रिय गैस हुआ, अधातुएं हुए, ये आपको मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरी जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे वह है कंपाउंड स्टेट, आपको संयुक्त अवस्था का ये पॉइंट है। संयुक्त अवस्था है कि वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव आसानी से पड़ता है, वे प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जस्ता, लोहा, ये तत्व पृथ्वी की परत में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उस पर आप गौर करें कि ये जो पॉइंट हैं आपको यहाँ पर नीचे नोट में जो लिखा गया है कि कार्बन और सल्फर ये दोनों मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन और सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पेज है उस पर ध्यान केंद्रीकृत करते हैं। सेकंड पेज यहाँ पर आपके लिए हम लाए हैं कि ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी धातुओं की उपस्थिति को आप यहाँ पर देखें। ऑकरेंस ऑफ मेटल पॉइंट जो है उसको देखें कि प्राकृतिक में धातुएं पृथ्वी की परत के नीचे संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो आप जो नए पॉइंट के रूप में यहाँ पर जो देख रहे हैं यह है आपको खनिज, आप इसको बोर्ड मॉडल लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज जिसको कहते हैं। तो खनिज का जो डिफिनेशन होता है वह आप यहाँ पर खनिज की डिफिनेशन की परिभाषा की अगर बातचीत हम करते हैं तो खनिज की परिभाषा होते हैं कि धातु या उनके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे से पाए जाते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। या दूसरे तौर पर आप उसका दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्राकृतिक उपलब्ध हुए अकार्बनिक पदार्थ जिसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना तथा क्रिस्टलीय संरचना होती है उसे आप खनिज कह सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपको खनिज के अंतर्गत आते हैं। और एस जिसको आप अयस कहते हैं, ये भी आप बोर्ड मॉडल आप इसको नोट कर लें, ये भी BM है आपके लिए। तो अयस किसको कहा जाता है कि वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके और कम खर्च उसमें प्राप्त करने में हो तो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। उस खनिज को हम लोग अयस कहते हैं कि जिस खनिज से धातु को आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस कहते हैं। आप एक बात यहाँ पर नोट कर लें कि सभी खनिज, आपको जितने भी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और काइंड्स ऑफ आप और एस के बारे में जाने, अयस्कों के प्रकार के बारे में अगर आप जानते हैं तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं। अयस्कों की प्रकार की अगर बात करें तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड अयस्क में कॉपर्स, एल्युमिनियम, जिंक, टिन और आयरन ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क के रूप में कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लीड और आयरन सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क की बात करें तो सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लीड और आयरन कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। हेलाइड अयस्क की बात करें तो कैल्शियम, सिल्वर, हेलाइड के रूप में पाए जाते हैं। और फास्फेट अयस्क की बात करें तो कैल्शियम
फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये थे अयस्कों के प्रकार। अब हम अगले पेज को हम लोग देखते, तीसरा पॉइंट कि अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तीसरे पेज की बातचीत करते तो इसमें धातु कर्म जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धातु कर्म को देखें आप आराम से। तो अयस्कों द्वारा धातुओं के निष्कर्षण और उनके शोधन की अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसी को हम लोग धातु कहते हैं, कर्म कहते हैं। अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण जिस क्रिया के द्वारा करते हैं उसको धातु कर्म करते हैं। इसके 7 पद होते हैं टोटल। हम आज 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गैंग या मैट्रिक्स। इस वीडियो में गैंग या मैट्रिक्स अधात्री इसको कहते हैं, आप इसको अधात्री कह रहे हैं। ये जो पॉइंट आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो दिखाई आपको दे रहे हैं, ये आपको गैंग या मैट्रिक्स हैं कि पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछित पदार्थ जैसे बालू हुए, कंकर हुए या मिट्टी के टुकड़े मिले रहते हैं। ये पदार्थ अधात्री कहलाते हैं, जिसे गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा ड्रेसिंग ऑफ द और अयस्क का सांद्रण है। आगे भी हम अयस्क के सांद्रण के बहुत से प्रकार पढ़ेंगे। तो अयस्क में उपस्थित जो कुछ अपद्रव्य पदार्थ होते हैं उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो अयस्क का सांद्रण है। और जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर फैक्टर हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको आप BM लिख लें। ये जो पॉइंट है आपके लिए कैल्सिनेशन है, निस्तापन है, इसको ज़रूर आप याद कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं। निस्तापन की परिभाषा, यह अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को जब उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो वही प्रक्रिया निस्तापन कहलाते हैं। जैसे Al2O3 × 2H2O रिएक्शन Al2O3 + 3H2O, CaCO3 रिएक्शन CaO + CO2, ZnCO3 रिएक्शन ZnO + CO2। ये तमाम रिएक्शन आप देख लिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने यहीं तक जाना। सेकेंड वीडियो में हम लोग इससे चौथे पॉइंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप तमाम